हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप मेरे साथ लगातार आर ओ यारो के निःशुल्क कोर्स से जुड़े हुए हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस निःशुल्क कोर्स के माध्यम से अपनी आर ओ यारो की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो सुबह वाली क्लास में हम लोग लगातार आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की बागडोर को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। और फिर अंग्रेज रुकने वाले तो थे नहीं, उनकी जो विस्तारवादी नीति थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए चली गई और इसी क्रम में अंग्रेजों ने पहले मैसूर, फिर मराठाओं और फिर सिखों के साम्राज्य पर किस तरीके से अधिकार कर लिया। आज हम इस लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, ये आधुनिक इतिहास का चौथा लेक्चर है। ठीक है। अगर आपने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर यहां पर आइए, क्योंकि इतिहास में क्रम का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप बीच में कहीं से कूद के आ जाएंगे तो जो पीछे का सिनेरियो है, अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो आगे आपको 100% दिक्कत क्रिएट होगी। तो मेरा अनुरोध है, जो भी लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो वो सबसे पहले पिछली 3 वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें। बाद बाकी बहुत से लोग आप में से आर ओ यारो के नोट्स के लिए पूछते रहते हैं। तो आर ओ यारो 2023 के लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम इंटेलेक्टो के द्वारा चलाया जा रहा है और इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी, साथ में मिलेगी करंट अफेयर्स और कंप्लीट टेस्ट सीरीज। 7 बुकलेट कौन सी होंगी? एक इतिहास की होगी, दूसरी भूगोल, तीसरी संविधान की, चौथी विज्ञान की और 5वीं बुकलेट में पर्यावरण होगा, कृषि होगी, अर्थव्यवस्था होगी और उत्तर प्रदेश विशेष होगा। बाद बाकी आपको एक सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की स्पेशल बुकलेट भी दी जाएगी, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं। ठीक है, ये रिवीजन के लिए बेस्ट किताब है। और साथ में आपको मिलेगी जो आर ओ यारो में हिंदी पूछी जाती है उसकी स्पेशल बुकलेट। इतनी यानी कि 7 बुकलेट आपके घर पर कोरियर के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी और जो करंट अफेयर्स होगी और जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको व्हाट्सएप पर पेड ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आपको कहीं अन्य भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद बाकी जो मैं क्लासेस आपको यहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी इन्हीं नोट्स पर आधारित है। तो आप जो डेमो की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो पीछे लगी हुई होती हैं ये सब इन्हीं किताबों के स्क्रीनशॉट हैं। ठीक है। तो आप नोट्स देखते हैं कितनी डिटेल में है। बाद बाकी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मैं नहीं लेके आता हूँ उनको, वो भी उसमें इंक्लूड हैं। तो यानी कि ये जो नोट्स हैं वो अपने आप में संपूर्ण हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको किसी भी अन्य किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास को अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। बाद बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो 86302469 और 05 8630246905 पर आप तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कीजिए और अपना जो ऑर्डर है उसको बुक कीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों की मैसूर विजय। देखो, सबसे पहले अंग्रेजों की मैसूर विजय को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इस मैसूर राज्य का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ। तो देखो, एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। किसके मध्य? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य। जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हैं इनका उदय हुआ था दिल्ली सल्तनत के दौरान। ठीक है। तो यही जो दो राज्य थे उनके बीच में तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में और इस युद्ध में क्या होता है, विजयनगर की हार होती है। और फिर क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष होते हैं वहां पर विभिन्न स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है और उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में मैसूर एक
प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैसूर पर 18वीं सदी में किसका शासन होता है? बोडियार वंश के चिक्का कृष्णराज द्वितीय का। और चिक्का कृष्णराज द्वितीय के राज्य में दो मंत्री होते हैं जो कि भाई होते हैं, नंदराज और देवराज। तो वास्तविक सत्ता इन्हीं दोनों भाइयों के हाथों में होती है। ठीक है, तो इस अगर हम लोग उससे देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो यहाँ पर ये भी, खैर इसको तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसको जरूरी है कि कब ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो 1565 में। तालीकोटा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य। तालीकोटा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य। उसके बाद 18वीं सदी में मैसूर पर किसका अधिकार था? तो बोडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय का। बोडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासन में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो नंदराज और देवराज नामक दो मंत्री भाइयों के हाथों में। अब देखो, जो ये नंदराज और देवराज थे, इनमें से जो नंदराज था, इसी की सेना में हैदर अली एक सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था। क्योंकि जब भी हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें दो लोगों पर फोकस करना है, एक हैदर अली और दूसरा इसका जो बेटा है टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो जो नंदराज जो मंत्री होता है चिक्का गणराज द्वितीय के में, उसकी सेना में हैदर अली एक सैनिक सिपाही या फिर सैनिक अधिकारी के रूप में भर्ती होता है। और हैदर अली जो होता है वो बहुत ज़्यादा योग्य होता है और अपनी योग्यता के बल पर 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से मैसूर राज्य का उदय हुआ। ठीक है, और फिर किस तरीके से हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बन गया। उसके बाद देखो, हैदर अली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। एक जगह है मैसूर में डिंडीगुल, वहां पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो उत्तर आपका होगा हैदर अली। उसके बाद देखो, मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था क्योंकि जो हैदर अली था वो बहुत ज़्यादा योग्य शासक था। तो जब मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना शुरू हुआ तो जो पड़ोसी राज्य थे और जो अंग्रेज थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या बन रही थी कि कैसे हम इस मैसूर राज्य को खत्म करें। इसमें जो सबसे आगे थे वो थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज भारत में हर जगह को जीतना चाहते थे और अपना प्रसार करना चाहते थे। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि मैसूर के जो पड़ोसी राज्य थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक थे मराठा और दूसरे थे निजाम। निजाम मतलब हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज इस मामले में सबसे पहले आगे आए और उन्होंने क्या किया कि मैसूर राज्य को हथियाने के लिए विभिन्न युद्धों का सहारा लिया। ठीक है, और ये जो मराठा और निजाम थे ये लोग मौका परस्त थे। इन्होंने जब जैसा मौका देखा, मतलब अपने अनुसार, तो उसी के हिसाब से कभी अंग्रेजों का साथ दिया तो कभी मैसूर राज्य का साथ दिया। लेकिन इसमें सबसे आगे अंग्रेज निकल गए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सभी को पागल बनाते रहते थे, आपस में लड़वाते रहते थे और एट लास्ट जीतकर उस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेते थे। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हैदर अली मैसूर का शासक किस वर्ष में बना? तो 1761 में। ठीक है, किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने। ठीक है, और यहां पर देखें तो मैसूर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे? तो मराठा और निजाम। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न युद्धों के माध्यम से
एट लास्ट अंग्रेजों ने कैसे मैसूर की सत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और कब से कब तक होता है, 1767 से 1769 तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1767 से 1769 तक ये युद्ध जो था ये हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के मध्य में लड़ा गया था। और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो था बेरलेस्ट। ठीक है, ये याद रखने का विषय है। और इसमें क्या हुआ था कि 1769 में हैदर अली इस युद्ध में विजयी हुआ था। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये आपको ध्यान रखना है कि 1769 में मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। एक चीज और याद रखनी है कि दक्कन में यानी कि दक्षिण में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर से जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे पहले तो यही आ सकता है कि ये युद्ध कब हुआ था। तो 1769 से और 1767 से 1769 तक किसके मध्य हुआ था, हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के मध्य। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था, बेरलेस्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी, हैदर अली की। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि। दक्कन में कौन सा पहला भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, तो हैदर अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज इस युद्ध में हार गए हैदर अली से, लेकिन वो किसी भी तरीके से मैसूर की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। ठीक है, तो इसी के क्रम में आप देखते हैं कि फिर 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, और ये चला 1784 तक। अब देखते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ। तो इस युद्ध में हैदर अली ने कर्नल बेली को परास्त कर अर्काट पर भी अधिकार कर लिया। तो हैदर अली इन लोगों से कहीं ना कहीं हर युद्ध में जीतता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, निर्णायक युद्ध कब हुआ, 1781 में। उस समय बंगाल के गवर्नर जो थे वारेन हास्टिंग्स, इन्होंने हैदर अली के खिलाफ किसको भेजा, आयर कूट को भेजा। और आयर कूट ने क्या किया, पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित किया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई है, या फिर किस वर्ष हैदर अली की मृत्यु हुई। तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। इसके बाद हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने 1784 तक ये युद्ध चालू रखा। और टीपू सुल्तान भी बहुत योग्य एक शासक था। तो टीपू सुल्तान ने एक अंग्रेज हेक्टर मुनरो, उसको पोलिलुर नामक स्थान पर हराया। और जो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1784 में मैंगलोर की संधि पर समाप्त होता है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है उसके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो एक तो यही बन सकता है कि ये युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1780 से 1784 तक। उसके बाद एक फैक्ट ये हो गया कि हैदर अली ने कर्नल बेली को परास्त कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। निर्णायक युद्ध कब हुआ था, 1781 में, जब वारेन हास्टिंग्स ने हैदर अली के खिलाफ किसको बुलाया था, जनरल आयरकूट को। यह पूछा जा सकता है। उसके बाद पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली
को किसने परास्त किया था? तो इसी जनरल आयरकूट ने। बाद बाकी पोर्टो नोवा युद्ध 1781 में हुआ था। उसके बाद देखो हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। या फिर किस वर्ष हुई? तो 1782। उसके बाद देखो टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हेक्टर मुनरो को कहाँ पर पराजित किया था? तो ये स्थान है पोल्लीलोर। ठीक है, इसको याद रखना। और क्वेश्चन ये तो बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था मैंगलोर की संधि पर। कोई डाउट? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस एक कहानी में उसको पिरोना है और फिर मैं सारी चीजें आपको बताता चला जाता हूँ। बाद बाकी फैक्ट तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं और सारे ही फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो इसकी समय की बात करें तो ये 1790 से 1792 तक चला था। और इस युद्ध का कारण क्या था कि उस समय जो अंग्रेजों का जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि अंग्रेजों के खिलाफ टीपू ने फ्रांसीसियों से समझौता कर लिया है, क्योंकि टीपू के जो संबंध थे वो बहुत से विदेशी शासकों से भी थे। अभी आगे हम लोग जब टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब वहाँ ये चीज़ें समझेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टीपू सुल्तान के जो संबंध थे वो फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे थे और फ्रांसीसी इसको अपना दोस्त मानते थे। वैसे तो फ्रांसीसी पूरे भारत से निकल गए थे, लेकिन फ्रांसीसियों की एक बस्ती उस समय माहे में थी। माहे कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, और ये जो बस्ती थी ये मैसूर राज्य के अंतर्गत ही उस समय पर आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नवालिस ने ये आरोप लगाया टीपू सुल्तान पर कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर लिया है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मैसूर के विरुद्ध तीसरा युद्ध छेड़ दिया। ये जो युद्ध था ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको जानने लायक बात सिर्फ यही है, दो बातें जानने लायक हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 तक। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। उसके बाद देखते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि पूरी तरीके से निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने मैसूर राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1799 में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। और देखो ये युद्ध स्टार्ट क्यों हुआ था कि तब तक सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी। इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग भारत में अंग्रेजों का प्रशासनिक नीतियों द्वारा विस्तार जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें सहायक संधि को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा कि आप सहायक संधि को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन टीपू ने क्या किया? टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मैसूर पर फिर से आक्रमण कर दिया। तो इस युद्ध में कुछ खास बातें भी हुई कि टीपू ने सहायता के लिए जो नेपोलियन बोनापार्ट था उससे पत्र व्यवहार किया कि आप मेरी यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता कीजिए। ठीक है, लेकिन उसको कोई विशेष सहायता वहाँ से मिली नहीं और इस युद्ध में टीपू की हार होती है और टीपू मारा जाता है। ठीक है, और जो टीपू का परिवार होता है उसको वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है और इसके बाद मैसूर को ब्रिटिश भारत में मिलाकर और अंग्रेज क्या करते हैं? आड्यार वंश के एक बालक होता है कृष्णराज, उसको मैसूर की गद्दी पर बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
अब यहाँ से देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1799 में हुआ था। इसका कारण था टीपू के द्वारा सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार ना किया जाना। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड बेलेजली था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किस युद्ध में टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट से भी सहायता के लिए पत्र व्यवहार किया था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। या फिर ये पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1799 में। उसके बाद और तो कोई खास क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा नहीं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक चीज और थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैसूर के पड़ोसी राज्य थे मराठा और हैदराबाद के निजाम, इन लोगों ने क्या किया था, अपने फायदा के अनुसार कभी अंग्रेजों का साथ दिया तो कभी मैसूर का साथ दिया। तो इसी के संदर्भ में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कॉर्नवालिस ने एक बहुत ही अच्छा कथन कहा था। उसने कहा कि अपने मित्र कौन थे, मराठा और निजाम, जो कि इन युद्ध में कभी अंग्रेजों तो कभी मैसूर का साथ दे रहे थे। ठीक है। तो अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने शत्रु को कुचल दिया। ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और ये कथन किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। उसके बाद देखो, मैसूर युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ कि आयरलैंड में जो लॉर्ड समाज था उसने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। तो मार्क्विस की उपाधि के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि ये किसे दी गई थी, लॉर्ड बेलेजली को किसने दी थी, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने। क्यों दी थी, क्योंकि इसने अंतिम रूप से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हरा दिया था। ठीक है। तो इस तरीके से इसे आयरलैंड के लॉर्ड समाज के द्वारा मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंततः पूरे मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। वो बात अलग हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, क्योंकि टीपू सुल्तान से बहुत ज़्यादा प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर कब बैठा, तो 1782 में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। अब देख लेते हैं कि इसने अपने आप को क्या क्या उपाधियां दी। तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की और ये स्वयं को क्या कहता था, नागरिक टीपू। तो दोनों चीजें पूछी गई हैं। एक तो टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी और ये स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टीपू सुल्तान स्वयं को क्या कहता था, तो वो कहता था नागरिक टीपू। बाद बाकी टीपू युद्ध की जो क्रियाएं थी उसमें तो बहुत ज़्यादा सक्षम और योग्य था ही, साथ ही टीपू सुल्तान को एक साथ कई भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस शासक को एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान था। बाद बाकी किस किस भाषा का ज्ञान था उसे, तो अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़। बाद बाकी टीपू सुल्तान ने और एक महत्वपूर्ण काम किया था कि उसने हिंदू देवी देवताओं की आकृति वाले सिक्के भी चलवाए थे। और एक काम क्या किया था कि हिंदू नाम के जो महीने होते थे उनके स्थान पर अरबी नामों वाले महीनों का प्रयोग
किया था। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बाद बाकी टीपू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि वाला शासक था, क्योंकि इसने बहुत से हिंदुओं को अपने राज्य में उच्च पद पर आसीन किया था। ठीक है, तो इस फैक्ट से भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो टीपू सुल्तान था वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि वाला शासक था। और क्यों था? क्योंकि उसने क्या किया था, मुस्लिमों के साथ साथ बहुत से हिंदुओं को अपने शासन में उच्च स्थान पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये देवी देवताओं की अंकित आकृति वाले सिक्के, हिंदू महीनों के नामों पर अरबी महीनों के नामों का प्रयोग और हिंदुओं को अपने राज दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त करना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इन तीनों से प्रश्न बन चुका है। बाद बाकी नागरिक टीपू, बादशाह और कई भाषाओं का ज्ञान और कब ये मैसूर की गद्दी पर बैठा, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जा चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बात करें तो जो टीपू सुल्तान था, इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था। यानी कि जो भी पश्चिमी देश थे जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, तो उनकी जैसी प्रशासनिक व्यवस्था को इसने अपने मैसूर राज्य में स्थापित करने का प्रयत्न या फिर प्रयास किया था। बाद बाकी देखो, अंग्रेजों के खिलाफ इसने विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए देखो फ्रांस, अरब, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस, काबुल आदि में भी अपने दूत भेजे थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए, फ्रांस ऐसे आपको देश दे देगा तो आपको ध्यान रखना है किन किन देशों में, फ्रांस, अरब, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस, काबुल आदि में अपने दूत भेजे थे। बाद बाकी देखो, इसने क्या किया था कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी नौसेना से मुकाबला करने के लिए अपनी एक आधुनिक नौसेना का निर्माण किया था। और ये कब किया था? 1796 में। ठीक है, और एक चीज का श्रेय टीपू को और दिया जाता है कि वह भारत का प्रथम व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। तो ये सारे फैक्ट के संदर्भ में क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं कि किसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया, तो टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर कब बैठा, ये हम लोगों को भी याद होना चाहिए, ये पिछली वाले में था। बाद बाकी किसने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजे, तो टीपू सुल्तान। कहाँ कहाँ भेजे, तो फ्रांस, अरब, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस और काबुल। उसके बाद किसने अंग्रेजों की नौसेना से मुकाबला करने के लिए अपनी एक आधुनिक नौसेना का निर्माण किया, तो टीपू सुल्तान। और किसने युद्ध में सर्वप्रथम रॉकेट का प्रयोग किया, तो भी टीपू सुल्तान। उसके बाद देखो, जो टीपू सुल्तान था वो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो टीपू सुल्तान उससे बहुत प्रभावित था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रांसीसी बस्ती थी माहे केरल में, वो मैसूर राज्य के अंतर्गत आती थी। तो फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी और फ्रांस और मैसूर के मैत्री यानी कि दोस्ती के प्रतीक के रूप में श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी स्थापित किया था। तो जैकोबिन क्लब और स्वतंत्रता का वृक्ष दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इससे याद रखना। बाद बाकी ये भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, तो टीपू सुल्तान। बाद बाकी देखो, इसने एक काम और किया कि बंदरगाह वाले जो नगर थे उसमें व्यापारिक संस्थाएं स्थापित की और रूस और अरब के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया इसने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया था इसने कि जो बंदरगाह वाले नगर थे तो वहां पर व्यापारिक संस्थाएं स्थापित की और उसके बाद रूस और अरब के साथ उन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब और स्वतंत्रता का वृक्ष ये आपको याद रखना है। बाद बाकी ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और फ्रांसीसी
लोगों के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये भी आपको याद रखना है। बाद बाकी ये जरूर याद रखिए कि जैकोबिन क्लब कहाँ स्थापित हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में, और स्वतंत्रता का वृक्ष भी कहाँ लगाया गया था, तो श्रीरंगपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, टीपू ने एक काम और किया। टीपू के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने कवर किया है। तो टीपू ने क्या किया था कि मैसूर राज्य में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और सीधा रैयतों का मतलब होता है किसान से संपर्क स्थापित किया, और जो पोलीगार थे उनके पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया था। ठीक है, तो यानी कि टीपू सुल्तान जो था उसने मैसूर में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और सीधा किसानों से संपर्क स्थापित किया। और जो पोलीगार थे, पोलीगार दक्षिण के जमींदारों को कहते थे, तो उन्हें जो पैतृक अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त कर दिया। अब यहां से देखो क्वेश्चन दो बनेंगे। एक तो ये कि किसने मैसूर में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया, तो टीपू सुल्तान ने। और दूसरा क्वेश्चन एक यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि पोलीगार का अर्थ क्या है, या फिर पोलीगार का मतलब क्या है। ठीक है, तो पोलीगार का मतलब है दक्षिण के जमींदार। ठीक है, बाद बाकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रैयत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो रैयत का मतलब होता था किसान। सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से इन सभी वीडियोज को करके एग्जाम में चले जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन वहां पर आपका छूटने वाला नहीं है। बाद बाकी टीपू काफी योग्य था और काफी वीर था, इसीलिए टीपू को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है। विकल्प में आपको हैदर अली मिल जाएगा, टीपू सुल्तान मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टीपू सुल्तान को ही उसकी वीरता के कारण उसे शेर ए मैसूर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखा कि अंग्रेजों ने किस तरीके से मैसूर पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और अब अंग्रेज किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं थे। यही देखो, जो मराठा कभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध में, अब देखो अंग्रेजों ने इन्हीं को युद्ध में हराकर कैसे पूरे मराठा साम्राज्य को भी ब्रिटिश राज में सम्मिलित कर लिया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध है और जो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, इनको हम लोग बहुत डिटेल से कवर नहीं करेंगे। जितनी जरूरत है हमारे एग्जाम के लिए उतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार युद्ध हुआ। तो कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए? 3। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? तो 4। ठीक है, और ये जो 3 युद्ध हुए थे, इनमें अंतिम रूप से जो विजयी हुए थे वो कौन हुए थे? वो अंग्रेज हुए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, मराठों ने अंग्रेजों का विरोध भारत में सर्वाधिक किया था। तो अब जो ये 3 युद्ध हुए हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ये 1775 से 1782 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि इस युद्ध में 3 प्रमुख संधियां हुई, और ये संधि ही बार बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी संधि हुई? पहली संधि हुई पुरंदर की संधि 1776 में। दूसरी संधि हुई सालवाई की संधि 1789 में। तीसरी संधि हुई बासीन की संधि 1802 में। किसके साथ? बाजीराव द्वितीय के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आज तक अगर जो क्वेश्चन बने हैं, आप लोग भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो इसी तरीके से देखने को मिले हैं। या तो ये पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि पुरंदर की संधि
किस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई? तो पुरंदर की संधि 1776। और किस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा सालवाई की संधि के संदर्भ में, या फिर क्वेश्चन बनेगा बासीन की संधि के संदर्भ में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब से कब हुआ? 1803 से 1805। ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों का जो गवर्नर था आर्थर बेलेजली, और इसी के नेतृत्व में एक जनरल था लेक, इसने मराठाओं के खिलाफ उत्तर भारत में सफल अभियान किया था, यानी कि इसने उत्तर में मराठाओं को पराजित किया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आर्थर बेलेजली के नेतृत्व में जनरल लेक ने उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किया था। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1816 से 1819 तक चला था। ठीक है। ये युद्ध स्टार्ट क्यों हुआ था? स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध जब प्रत्यक्ष कार्रवाई करी, तो इससे क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी ये अवैतनिक, यानी कि जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है, ये ऐसे लड़ाके थे जो कि मराठाओं की तरफ से लड़ते थे, और युद्ध में जो लूट का माल प्राप्त होता था वही इन पिंडारियों को दे दिया जाता था। तो जब इन पे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डायरेक्ट कार्रवाई करी तो ये मराठाओं को नागवार गुजरा, और इसी के कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस युद्ध में अंतिम रूप से जो मराठाओं का पेशवा था वो पराजित हुआ, और उसने अंग्रेजों के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और इस युद्ध के दौरान देखो पूना की संधि हुई, और संधि के अनुसार ये हुआ कि जो समस्त मराठा राज्य है अब वो अंग्रेजों की बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो ये बात थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, और इसमें अंतिम रूप से मराठा साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1816 से 1819 तक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पिंडारी कौन थे? ये मराठाई सेना के ऐसे सैनिक थे जिन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी, और जो युद्ध में लूट का माल मिलता था उसी से ये लोग अपना जो कुछ भी हो वो देखते थे। बाद बाकी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करी थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम याद रखना, और ये भी याद रखना कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पूना की संधि हुई थी, और इसी युद्ध में क्या हुआ था कि पूरा मराठा साम्राज्य को बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये देखो पिंडारी के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते थे। ये लूटमार करने वाले दलों के रूप में होते थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय में हुई थी। ठीक है। और ये मराठाओं की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले उन्हें लूट में प्राप्त रकम का एक निश्चित भाग दे दिया जाता था। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो गया कि पिंडारी कौन थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति था और जो वारेन हेस्टिंग्स था वो एक अलग व्यक्ति था। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विकल्प में आपको इस तरीके से मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही पिंडारियों का दमन किया था। अगर विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स मिलता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दो अलग अलग व्यक्ति थे। इसके बाद देखो, अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर को अपने शासन में मिलाया और फिर किसको, मराठाओं को शामिल किया। और अब बारी आती है सिख साम्राज्य की। तो ये सारी अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम है। वो किसी भी तरीके से पूरे भारत के क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहते थे।
तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो सिखों के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज आगे बढ़े और इसी क्रम में अंग्रेजों और सिखों के मध्य 2 युद्ध हुए और इन युद्धों में अंतिम रूप से अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और उन्होंने संपूर्ण सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। 1845 से 1846 तक ये हुआ था और इस समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था और अंग्रेजी सेना का जो प्रमुख था वो था सर ह्यूगफ। दोनों के नाम पूछे गए हैं तो इनको याद रखना। और अब देखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मुदगी की लड़ाई, ठीक है, 18 दिसंबर 1845 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और पंजाब के सिख साम्राज्य की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये कुछ ऐसे युद्ध या फिर लड़ाइयाँ हैं जो कि आपको बहुत बार किताबों में भी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन यूपीपीसीएस इनसे प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन भी कैसे पूछता है, या तो सीधा ये पूछेगा कि मुदगी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के मध्य, या फिर मुदगी की लड़ाई कब हुई थी, तो 18 दिसंबर 1845 के बीच, या फिर मुदगी का युद्ध किस आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात मार्च 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि संपन्न हुई। तो लाहौर की संधि 1846 में हुई थी सबसे पहले ये, और किस आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। अब देखो इस संधि में क्या किया गया कि सिखों ने क्या किया कि सतलज नदी, आप सभी को पता होगा, आप लोग मेरे साथ भूगोल पढ़ चुके हैं, तो सतलज नदी के जो दक्षिण की तरफ के सभी क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है। और इसके बदले में अंग्रेजों ने कहा कि जो दलीप सिंह हैं उनको हम सिख साम्राज्य का महाराजा मानते हैं और लाल सिंह को वजीर, ठीक है। ये संधि हुई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान और इसमें जो प्रावधान था वो ये था कि सतलज के दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों के हो गए और जो दलीप सिंह हैं वो सिख साम्राज्य के महाराजा बन गए और लाल सिंह वजीर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से और 1849 तक चला था, ठीक है। इस समय देखें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? चार्ल्स नेपियर। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो चार्ल्स नेपियर। और या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत में किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड डलहौजी का। तो इस युद्ध में देखो क्या हुआ, चार्ल्स नेपियर्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को पराजित कर दिया। तो गुजरात का युद्ध आप लोग दिमाग में रखना कि ये आंग्ल और सिख युद्ध के दौरान अंतिम युद्ध था और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से सिखों को पराजित किया, ठीक है। बाद बाकी ये 2 युद्ध और पूछे गए थे, रामनगर का युद्ध और चिलियावाला युद्ध। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने शायद पिछली बार ही पूछा है और ये पूछा था कि ये युद्ध कब हुए थे। तो रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में और चिलियावाला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जनवरी 1849 में। ये दोनों युद्ध आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए थे। उसके बाद देखो युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया, ठीक है। और जो वहाँ के महाराजा थे दलीप सिंह, उनको क्या किया, उनको 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी और शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। और जो दलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था जो कि इन्हें महाराणा रणजीत सिंह से प्राप्त हुआ था,
उसको अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एक कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दिलीप सिंह। ठीक है, और अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो दिलीप सिंह। बाद बाकी दिलीप सिंह के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, पंजाब के जो महाराजा थे दलीप सिंह, उनका निधन हुआ था 23 अक्टूबर 1893 को, और कहाँ पर हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। ये पूछा जा चुका है। उसके बाद एक कथन इनके संदर्भ में ये पूछा गया कि जो सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा थे दलीप सिंह, इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। दूसरी चीज, इसके बाद इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, ये चौथी बात। और पांचवी कि इनकी जो अंत्येष्टि है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कथन के रूप में पूछा गया था और इनके बारे में 3 कथन दिए गए थे शायद, और ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा दलीप सिंह के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही सिख साम्राज्य के एक योग्य शासक थे और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को विभिन्न परीक्षाओं में मिलते हैं। तो सबसे पहले रणजीत सिंह के जन्म की बात करें तो ये 1780 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर, सुकर चकिया मिसल के जो प्रमुख थे महासिंह के यहाँ, यानी कि महासिंह इनके पिताजी का नाम था। और बहुत बार क्वेश्चन अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। सिखों के 12 मिसल थे, उसमें एक मिसल था सुकर चकिया, और उसी मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे। तो सुकर चकिया मिसल का जो नाम है बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। उसके बाद देखो 12 वर्ष की ही आयु में, यानी कि 1792 में रणजीत सिंह इस सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन गए। ठीक है, उसके बाद देखो 1799 में रणजीत सिंह जब शासक बने तो इन्होंने सबसे पहले लाहौर पर कब्जा किया, फिर मुल्तान, फिर कश्मीर और फिर पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी थी वो लाहौर को बनाया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, तो लाहौर में। ठीक है, बाद बाकी 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इनका जो पुत्र होता है खड़क सिंह, वो सिख साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन होता है। अब देखो इनके द्वारा जो काम किए गए इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। तो रणजीत सिंह के सैन्य गठबंधन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था, यानी कि इनका जो सैन्य गठबंधन था, इनकी जो सेना थी वो इतनी मजबूत थी कि उसकी तुलना ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था से की जाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो रणजीत सिंह की फौज है वो एशिया की दूसरी सबसे मजबूत फौज है। पहले नंबर पर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर महाराजा रणजीत सिंह की। बाद बाकी रणजीत सिंह ने अपने तोप खाने पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, और इन्होंने लाहौर और अमृतसर में भी तोपों, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई रणजीत सिंह के संदर्भ में। अब आगे देखें तो रणजीत सिंह ने क्या किया था, अपने सिख साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चार्ल्स मैटकॉफ एक व्यक्ति था, अंग्रेजी व्यक्ति, इससे, यानी कि ये कौन था, ये था अंग्रेजी गवर्नर। ठीक है, इससे क्या किया था, अमृतसर की संधि की थी। ठीक है, और एक चीज और कि रणजीत सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा आया था वो कहाँ से आया था, तो वो आया था शाह सूजा की सहायता से महाराणा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रांसीसी यात्री एक आया था विक्टर जाकमा। इसने क्या किया था, इसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी, तो ये की थी विक्टर जाकमा ने। और ये याद रखना कि ये एक फ्रांसीसी यात्री था। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर में एक अदालत ए आला की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रणजीत सिंह द्वारा कहाँ पर एक अदालत ए आला की स्थापना की गई थी, और ये जो अदालत ए आला थी इसमें जिला और प्रांतीय अदालतों की अपीलें सुनी जाती थी, ठीक है। और अपील का अंतिम न्यायालय स्वयं महाराजा रणजीत सिंह थे। बाद बाकी महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में एक कथन बहुत ही फेमस है और ये बहुत बार यूपीपीसीएस और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कथन क्या है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो जो रणजीत सिंह थे उन्हें एक आंख से दिखता नहीं था, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसी दौरान उन्होंने एक कथन कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो, अंग्रेजों ने मैसूर, मराठा और सिख साम्राज्य को अपने अंतर्गत मिला लिया और फिर भी अंग्रेज शांत नहीं हो रहे थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के जो गोरखा निवासी थे उनके साथ भी युद्ध करना प्रारंभ किया, ताकि जो नेपाल वाले क्षेत्र हैं उन पर भी अधिकार जमाया जा सके। तो 1816 में देखो गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमायूं के किले मिले और तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। तो आज जो ये गढ़वाल और कुमाऊं के किले हैं ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं उत्तराखंड में। उस समय ये किसके हाथों में थे? नेपाल राज्य के गोरखाओं के हाथों में, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ था, या फिर जो नेपाल के गोरखाओं के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर था, ये ध्यान रखना है। और सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किनके मध्य हुई थी? गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य। और इस संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं के किले और तराई का अधिकांश भाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखो अंग्रेज रुक नहीं रहे थे, उन्होंने सिंध पर भी अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि किसके शासनकाल में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में। और कब? 1843 में। ये दोनों चीज़ें याद रखना, लॉर्ड एलन बैरो का नाम और 1843। बाद बाकी सुगौली की संधि याद रखना कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी, इससे भी 2 से 3 बार प्रश्न बन चुका है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज युद्ध से हटकर प्रशासनिक नीतियों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि प्रणाली जो है, रिंग फेंस नीति है, इन सारी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।